आज मैं ये स्लाइड पढ़ाने से पहले आप लोगों को विश्वकर्मा भगवान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ठीक है, जैसे आपने कई जगह सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि जहां भी वास्तु का नाम आता है वहां पर विश्वकर्मा भगवान का नाम सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, कि मतलब लोगों का ये कहना है कि वास्तु के जन्मदाता विश्वकर्मा भगवान है। तो क्या ये चीज सही है कि वास्तु के जन्मदाता सिर्फ विश्वकर्मा भगवान है? ठीक है, तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी, फिर हम ये स्टार्ट करेंगे। तो विश्वकर्मा भगवान के लिए क्यों कहा जाता है कि एक्चुअली विश्वकर्मा भगवान है जिन्होंने विश्वकर्मा प्रकाश करके एक शास्त्र लिखा था, और वो एक शिल्पकार थे, यानी कि जो मूर्तिकार होते हैं ना, जो कला जानते हैं, चीजों को बनाना जानते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ही सारी चीजें बनाई गई थी। ठीक है, तो इसीलिए विश्वकर्मा भगवान को ही वास्तु का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि ये कहा जाता है कि वही वास्तु को लेकर आए और उन्होंने ही वास्तु के बारे में सब बताया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वास्तु को बताने वाले, यानी कि वास्तु के क्या क्या नियम होंगे, कैसे वास्तु लागू होगा, है ना, किन किन नियमों का पालन किया जाएगा, इसके लिए 18 देवी देवता थे जिन्होंने वास्तु के बारे में उपदेश दिया था। ठीक है, यानी विश्वकर्मा भगवान के साथ साथ और भी देवी देवता थे जिनको वास्तु का जनक माना जाता है। ठीक है, जैसे ऋषि अत्रि हो गए, ऋषि भृगु हो गए, विश्वकर्मा प्रकाश हो गए, महादेव हो गए, वासुदेव हो गए, नंदेश्वर हो गए, शौनक हो गए, गर्ग हो गए। ठीक है, शुक्राचार्य हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए। इस तरह से ऐसे 18 देवी देवता हैं जिन्होंने वास्तु के बारे में बताया है। ठीक है, और सिर्फ एक विश्वकर्मा प्रकाश ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें वास्तु के बारे में बताया गया है। बहुत सारे शास्त्र हैं जो विश्वकर्मा प्रकाश से पहले ही 11वीं शताब्दी में लिख दिए गए थे। ठीक है, जिसमें वास्तु का और भी ज्ञान था। जो नॉर्थ साइड में है वो विश्वकर्मा भगवान के द्वारा लिखा जो विश्वकर्मा प्रकाश है, उसमें जो वास्तु के नियम है उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। और साउथ में जो है मैमतम करके और मानसार करके वास्तु शास्त्र है, उनके नियमों को ज्यादा फॉलो किया जाता है दक्षिण भारत में। ठीक है, अब जो वास्तु पुरुष का विश्वकर्मा प्रकाश का जो जन्म का है, इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब डाउट है। जो विश्वकर्मा प्रकाश है वहां पर लिखा गया है कि विश्वकर्मा प्रकाश यानी विश्वकर्मा भगवान के पिता का नाम शुक्राचार्य था। जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं वहां पर इनको उनका पिता बताया गया है। लेकिन विश्वकर्मा एक ग्रंथ है, उसमें विश्वकर्मा जी का जो पिता है वो बताया गया है कि ब्रह्मदेव के पुत्र धर्म थे और धर्म के पुत्र वास्तुदेव थे और उनकी पत्नी अंगिरसी थी, और इन दोनों का जो पुत्र थे वो विश्वकर्मा थे। ठीक है, तो मुझे अब नहीं पता कि क्या सत्य है, क्योंकि इन दोनों शास्त्रों के अंदर दो अलग अलग बातें कही गई हैं। ठीक है, विश्वकर्मा भगवान के 5 संतानें थी, मनु, मैं, त्वष्टा, देवज्ञ और शिल्पी। ये 5 थे। जो मैं थे उन्होंने ही दक्षिण भारत का जो वास्तु शास्त्र है, या दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी मतलब वास्तु कलाएं वहां की गई हैं वो उन्होंने की है। इसीलिए दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हैं उनकी कलाकृति अलग है, और वहां पर जो वास्तु के नियम को फॉलो किया जाता है वो मैं यानी मानसार करके कई सारे ऐसे शास्त्र हैं, मैं मतम कर है, उन शास्त्रों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और विश्वकर्मा प्रकाश अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मुहूर्त का ज्ञान सबसे ज्यादा दिया गया है कि भूमि पूजन कैसे किया जाता है, मुहूर्त कैसे किया जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे शास्त्र हैं, जैसे मैंने जब आपको वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई और अंधकासुर और महादेव के युद्ध के बारे में जो बताया, कोई कथा मत्स्य पुराण में थी और कोई कथा लिंग पुराण में थी। ठीक है, तो मैंने वहां से बताया। इसी तरह से जो देवता वास्तु है या द्वार के बारे में है ना, जोन के बारे में है, ये अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरह का ज्ञान दिया गया है। तो इन सबको इकट्ठा करके ही एक संपूर्ण वास्तु बना है। ठीक है, अब इनको क्यों बताया गया, जैसे आप जब दक्षिण भारत के मंदिरों को देखेंगे ना, तो वहां पर आप देखेंगे कि मूर्तियों के जो मंदिर है ना उसके ऊपर एक अलग टाइप की कलाकृति मिलेगी। ठीक है, ये कलाकृति क्यों की जाती थी, ये ना एक साइन लैंग्वेज होती थी।
इसके अंदर ना जैसे मूर्ति जो बनाई जाती थी उसमें ना साइन लैंग्वेज डाल दी जाती थी। आज भी जो पांचवा वेद है वो इन्हीं साइन लैंग्वेज की वजह से मिला। मैं अभी उस वेद तक नहीं जाऊंगी, ठीक है, वरना आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या करते थे उस जमाने में, ये जो कलाकृति किया करते थे ये इसलिए किया करते थे, जैसे जो भी बहुत अधिक ऊर्जा वाली चीजें होती है, जैसे आपने सुना होगा कि ये वाला मंदिर की खुदाई हुई और नीचे गर्भगृह से एक इतनी विशाल शिवलिंग निकली, यहाँ पर खुदाई हुई और बड़े सारे जेवर जेवरात हमें मिले, है ना, आपने ये सब सुना होगा। इसके पीछे का क्या कारण है, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो गर्भगृह होता था, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, ये क्या करते थे शिल्पकार, ये उस गर्भगृह में डाल देते थे और उसके ऊपर एक मंदिर का निर्माण कर देते थे और वहां पर जो कलाकृति होती थी ना उसमें साइन लैंग्वेज डाल देते थे। और जो उस जमाने से जो ये चीजें बनाते थे उनके पास एक बुक रहती है, ठीक है, वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलाते चले जा रहे हैं। जैसे आपने सुना है कि कलयुग आएगा, ठीक है, कलिंग अवतार होगा, तो आठ जो हैं वो चिरंजीवी हैं, है ना, उन सबको अपने शस्त्र मिलेंगे और वो धनुर्विद्या में उन्हें 64 कलाएं सिखाएंगे, है ना, भगवान के कलिंग अवतार को। वो शस्त्र कहाँ है, कहाँ से आएंगे, है ना, तो वो सब ऐसे ही गर्भगृह में दबा दिए गए हैं और उनके ऊपर मंदिर बना दिए गए हैं। तो वो जो बुक है वो बुक पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने आगे जो भी उनके परिवार में ये कला से निपुण होता है वो उसको देते चले जाते हैं। तो जब कलयुग का अंत आएगा तब वो किताब बाहर आएगी और उस साइन लैंग्वेज से ढूंढा जाएगा कि वो सब चीजें कहाँ पर है ना, और फिर उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनका निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने किया था, ठीक है, इसीलिए वो कई सारे आज की डेट में भी वो सारी चीजें, वो इमारतें मौजूद हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तु के अलग अलग बहुत बेहतरीन नमूने विश्वकर्मा भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे वो जो भी मंदिर बनाते थे रातों रात बनाते थे और बिना सीमेंट के, एक ही पत्थर से, एक ही चट्टान से बनाए जाते थे। तो ऐसे कई सारी हैं, जैसे सतयुग में जो है जो स्वर्ग लोग है वो विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था, और त्रेता युग में जो लंका है वो विश्वकर्मा भगवान ने बनाई थी। द्वापर युग में द्वारिका उन्होंने बनाई थी, और कलयुग में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ वो विश्वकर्मा भगवान ने बनाए थे, ठीक है। आज भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिन्हें विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाया है। जैसे बिहार में एक मंदिर है देवकुंड के नाम से, ये सूर्य भगवान का एक बहुत ही पुराना मंदिर है, और ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर सूर्य देव का मंदिर पश्चिम दिशा की तरफ है। यानी सूर्य देव के जितने भी मंदिर हैं वो ईस्ट फेस रहते हैं, लेकिन वो एक मंदिर है जो वेस्ट फेस है, और उस मंदिर की एज लगभग 1,58,000 समथिंग ऐसी होगी, यानी इतने वर्षों पहले वो बना हुआ है। तो उसे भी विश्वकर्मा भगवान ने रातों रात बना दिया था। जब सुबह हुई तो आसपास के लोगों ने देखा कि अचानक ये एक मंदिर कैसे आ गया, तो कई लोगों को लगा शायद राक्षसों की माया है या ऐसे ही ये मंदिर प्रकट हो गया है। कईयों ने कहा नहीं नहीं, ये साक्षात भगवान ने प्रकट किया है। तो कईयों ने सोचा कि नहीं नहीं, इसे तोड़ दिया जाए, इसे हटा दिया जाए, ऐसे करके। तो उस समय सूर्य देव की प्रार्थना की गई और कहा गया, वो मंदिर ईस्ट फेस ही एक्चुअली में बना था, और उनसे कहा गया कि अगर सच में प्रभु आपका इस मंदिर में वास है और ये मंदिर वाकई ही कोई देव मंदिर है तो आप इस बात का प्रमाण दें। तो मंदिर अपने आप घूम गया और मंदिर का द्वार पूरब के बदले पश्चिम दिशा में चला गया। तो उस दिन माना गया कि नहीं, ये साक्षात भगवान ने बनाया है, और आज भी वो मंदिर बहुत पूजनीय है, ठीक है। तो इस तरह से ये मंदिर भी विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था। आपने जगन्नाथपुरी का नाम सुना होगा। जगन्नाथपुरी में आपने ये भी सुना होगा कि जो भी कृष्ण, बलराम और जो उनके सुभद्रा, जो इन सब की प्रतिमा है वो इनकम्प्लीट है, यानी उसमें जो है हाथ नहीं बने हुए, उसको भी विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं ये प्रतिमा बना रहा हूं, लेकिन 21 दिन तक कोई द्वार नहीं खोलेगा जब तक कि मेरा कार्य पूरा ना हो जाए और मैं बाहर ना आ जाऊं।
तो कुछ दिन तक लोगों को ठोक पीट की आवाज आने लगी, तो उन्हें लगा कि हाँ भाई मूर्ति बन रही है। और कुछ समय बाद अचानक वो आवाज कम होने लगी और कुछ दिनों में बंद हो गई। अब लोगों को बेचैनी होने लगी, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कोई आवाज ही नहीं आ रही। तो उन्होंने क्या किया, वो समय पूरे होने से पहले ही उन्होंने वो द्वार खोल दिए। तो जैसे ही द्वार खोले, विश्वकर्मा भगवान जो है वो वहां से विलुप्त हो गए और वो जो प्रतिमा थी वो इनकम्प्लीट रह गई। इसीलिए जगन्नाथपुरी में जो भगवान की प्रतिमा है उनमें उनके हाथ नहीं, वो इनकम्प्लीट है। ठीक है। इसी तरह से एक हथिया देवली करके ना एक मंदिर है, महादेव का मंदिर है। ठीक है। ये भी बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर में भी क्या हुआ था, ये भी रातों रात बनाया गया था। ये भी विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाया था और एक ही चट्टान से बनाया था। तो सुबह होने लगी तो जल्दबाजी में उन्होंने क्या किया, महादेव की जो शिवलिंग है जब भी स्थापित की जाती है तो उसके अंदर जो उनका अर्धा है, अर्धा यानी कि जहां पे जलाधारी होती है ना, जहां से जल नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है, वो हमेशा नॉर्थ दिशा में होता है, उत्तर दिशा में होता है। और जल्दबाजी में उन्होंने उनका अर्धा उल्टा कर दिया, यानी वो उत्तर के बदले दक्षिण दिशा में चला गया। इसीलिए उस मंदिर में पूजा नहीं होती, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। तो वहां पे शिव भगवान की पूजा नहीं होती है। इसी तरह से एक भोजेश्वर नाम का मंदिर है जिसे सोमनाथ भी कहा जाता है। ठीक है। ये कहा जाता है कि पांडवों ने विश्वकर्मा भगवान की सहायता से ही बनाया था, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो 11वीं शताब्दी में राजा भोजेश्वर आए थे और उन्होंने फिर उसके बाद इस मंदिर को कंप्लीट कराया था। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम भोजेश्वर पड़ गया। ठीक है। इसी तरह से एक कांकन मंठ करके शिव भगवान का मंदिर है, ये भी विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था और ये भी इनकम्प्लीट रह गया था। तो उसके बाद जो रानी कंकनावती का जब राज्य आया तो वो भी महादेव की भक्त थी, तो उन्होंने उसके बाद इस मंदिर को कंप्लीट करवाया। तो उन्हीं के नाम पर ही इस मंदिर का नाम काकन मंठ रखा गया। ठीक है। तो ऐसे कई सारे मंदिर हैं, कई सारी चीजें हैं जिसे विश्वकर्मा भगवान ने बनाया है। ठीक है। तो जिसका प्रमाण है हमारे सामने। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हम विश्वकर्मा भगवान के लिए जो मानते हैं कि वो उन्होंने मतलब दुनिया को बताया कि वास्तु कैसे आया है ना, तो इसके क्या नमूने हैं हमारे पास। तो आप लोग जब गूगल भी करेंगे तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा। ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो उन्होंने बनाई है। जैसे कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण का जो मंदिर है वो भी उन्होंने ही बनाया है ना। तो ऐसे कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो विश्वकर्मा भगवान ने बनाए हैं। ये विश्वकर्मा भगवान की स्टोरी थी, थोड़ी सी जानकारी थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है। तो खाली विश्वकर्मा प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ नहीं है जिससे वास्तु के बारे में पता चला है, कई सारे हैं। इस तरह से कई सारे पुराण हैं जिनमें वास्तु के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो किसी एक जगह से आपको वास्तु का ज्ञान नहीं मिलता है। इस जानकारी में किसी को डाउट, ये बस आपकी जीके के लिए है, यानी आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए है कि आप जो साइंस सीख रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं 5 एलिमेंट की। अब यहां से जो मैं कोर्स का पार्ट स्टार्ट कर रही हूं, अभी तक तो 2 दिन सिर्फ जनरल नॉलेज चल रही थी। ठीक है। ताकि आपको हर एक चीज के पीछे का कारण और लॉजिक पता हो। ओके। अब यहां से जो बेस स्टार्ट हो रहा है आपको बड़े गौर से सुनना है और समझना है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो वास्तु आपके लिए चुटकियों का खेल है। अगर यहाँ पर अटक गए तो आपको वास्तु क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी रेमेडीज हैं वो इन्हीं के आधार पर लगाई जाती हैं। जो भी बैलेंसिंग होती है, जो भी चेंजेस किए जाते हैं, वो सब इसी के आधार पर है। क्लियर। तो यहां से अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर कर चलना। अब सबसे पहले पढ़ते हैं 5 एलिमेंट्स। ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स कैसे बने, ये 5 एलिमेंट्स कैसे बने, भगवान से बने। ठीक है। आपने जो भगवान है, इसी शब्द से इन 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई और इन्हीं 5 तत्वों से ही भगवान बने।
एक बहुत छोटा सा सार है जिसमें भगवान ने हर बार, हर कथा में, हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में ये कहा है कि मैं कण कण में बसता हूं, ठीक है, और कण कण मुझ में बसता है। इसका कारण क्या है? हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, ये सारी सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है। मानव शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। इस संसार में सब कुछ इन 5 तत्वों पर आधारित है। वो 5 तत्व क्या है? सबसे पहले भगवान से भूमि, ठीक है। आपको ये याद करने में भी आसान रहेगा अगर आप भगवान को याद कर लेंगे, ठीक है। तो भा से भूमि, भूमि यानी अर्थ एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे ये है, इसे कहते हैं अर्थ एलिमेंट, ठीक है। भा से भूमि, भूमि यानी अर्थ एलिमेंट, ठीक है। गा से गगन यानी स्काई एलिमेंट, ठीक है। वा से वायु यानी एयर एलिमेंट, आ से अग्नि यानी फायर एलिमेंट, और ना से नीर यानी वाटर एलिमेंट, ठीक है। ये सबसे पहले आएगा वाटर एलिमेंट, ठीक है। हमें इसे क्लॉकवाइज लेकर जाना है। वाटर के बाद आएगा एयर एलिमेंट, ठीक है। एयर के बाद हमारा आएगा फायर, फायर, ठीक है। फायर के बाद आएगा अर्थ, और अर्थ के बाद हमारा आएगा फायर, अर्थ और स्काई, स्काई, स्पेस, ठीक है। और यहां से अगेन वाटर। क्लियर है? अब हमें इस साइकिल का ख्याल रखना है। कैसे? वाटर हमेशा एयर को बनाता है। याद करने का तरीका क्या है? पेड़ पौधों को पानी देते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे किससे पनपते हैं? पानी से। यानी एयर एलिमेंट का क्रिएटर कौन हुआ? वाटर हो गया, ठीक है। अब आग कहाँ लगती है? पेड़ों को लगती है, लकड़ी पे ही आग लगती है। तो यानी जब पेड़ पौधों पे आग लगेगी तो फायर एलिमेंट का निर्माण होगा, ठीक है। तो वहां से क्या होगा? फायर एलिमेंट बनेगी। जब कोई भी चीज जल जाती है तो राख की फॉर्म में आ जाती है, राइट। तो इसका मतलब फायर एलिमेंट से किसका निर्माण हुआ? अर्थ का निर्माण हुआ। और मैंने बताया कि जितनी भी मेटल्स है, स्काई एलिमेंट को मेटल एलिमेंट भी कहा जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कई जगह पे इसे मेटल एलिमेंट और कई जगह पे इसे स्काई एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो जितनी भी मेटल्स हैं वो धरती के नीचे मिलती हैं, ठीक है। आप यूं याद रख सकते हैं। तो यानी अर्थ एलिमेंट मेटल एलिमेंट का और स्काई का निर्माण करता है, ठीक है। और स्काई एलिमेंट वापस वाटर का निर्माण कैसे करता है? आसमान से ही बारिश होती है तो धरती पे पानी आता है। तो यानी स्काई एलिमेंट से क्या होता है? वापस वाटर एलिमेंट का निर्माण होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन। क्लियर है? साइकिल ऑफ क्रिएशन, ठीक है। या फिर आप उसे स्काई के नाम से याद कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ से ही वाटर जो है वो वेपोरेट होता है तो स्काई का निर्माण होता है, यानी बादल बनते हैं। बादल तभी बनते हैं ना जब अर्थ से वेपोरेशन होती है, राइट। और वही बादल जो है वो वापस से उसी पानी को अर्थ को देते हैं, तो वहां से वापस वाटर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? ये क्या है? साइकिल ऑफ क्रिएशन है। क्लियर? अब इसे दूसरी फॉर्म में समझिएगा, क्योंकि आगे मैं इसी लैंग्वेज में बात करूंगी, ठीक है। इसी को ही हम पेरेंट एलिमेंट भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? हम ये मानते हैं कि जिसने जिसको बनाया वो उसका पिता है, राइट। पिता से ही बच्चा पैदा होता है। तो अब यहां पर हम क्या मानेंगे कि वाटर से एयर बनता है, राइट। तो वाटर क्या हुआ? एयर एलिमेंट का पेरेंट हो गया। तो यानी अगर हम कहेंगे कि एयर एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, तो आप लोग किसको बताएंगे? वाटर, वाटर एलिमेंट। क्लियर है? यानी एयर एलिमेंट का पेरेंट कौन हुआ? वाटर एलिमेंट हुआ। वाटर। अब यही अगर हम कहेंगे कि फायर एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, तो कौन सा हुआ? एयर, एयर एलिमेंट हुआ, ठीक है। क्योंकि एयर फायर का क्रिएटर है, तो एयर कौन हुआ? फायर का पेरेंट एलिमेंट हो गया। इसी तरह से फायर किसको बनाता है? अर्थ को बनाता है। अर्थ। तो फायर एलिमेंट क्या हुआ? अर्थ का पेरेंट एलिमेंट हो गया, राइट। अब अर्थ एलिमेंट किसको बनाता है? स्काई एलिमेंट को। तो यानी अर्थ किसका पेरेंट हुआ? स्काई एलिमेंट का पेरेंट हुआ।
और स्काई किसको बनाता है? वाटर को। तो स्काई किसका पेरेंट हुआ? वाटर का। क्लियर? अब आपको हर एक का पेरेंट एलिमेंट पता चल गया, क्लियर है? साइकिल ऑफ क्रिएशन पता चल गया, क्लियर है? अब ये साइकिल ऑफ क्रिएशन का क्या रोल है? ठीक है, जब भी कोई जोन कम होता है तो उसे बढ़ाने के लिए उसके पेरेंट एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? यानी दोबारा रिपीट करो। कोई भी जोन जब हमें किसी तरह से कम दिखता है या कमजोर दिखता है एनर्जी में, ठीक है, या फिर कट हो रखा है, अभी आगे चल के मैं कट और एक्सटेंशन पढ़ाऊंगी, बट ये कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर कर रही हूं कि जब भी कोई जोन कमजोर या कम दिखता है तो हम उसके पेरेंट एलिमेंट से ही उसको बल देते हैं। ठीक है, यानी वहां पर उसके पेरेंट एलिमेंट को लेकर आते हैं। बच्चे की ताकत कौन है? उसके फादर। फादर हमेशा अपने बच्चे को बनाएंगे, कभी कमजोर नहीं होने देंगे, राइट? किसी भी हालत में बच्चा कैसा भी हो वो हमेशा क्या करेंगे? उसका सपोर्ट करेंगे, राइट? इसीलिए किसी भी जोन को बल देने के लिए या तो उसके खुद के एलिमेंट का या उसके पेरेंट एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि आगे चलकर कोई भी रेमेडी पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट के हिसाब से ही लगेगी। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट नहीं, अगर कोई जोन हमारा वीक है, जैसे सपोज हमारा एयर वीक है, तो उसका पेरेंट एलिमेंट वाटर हुआ, ठीक है ना? तो एयर का पेरेंट अगर वाटर हुआ तो हम जो भी कमजोर वो है तो उसका पेरेंट को हम बल देंगे ना, या चाइल्ड को भी बल देंगे? नहीं नहीं, अभी बस इतना कॉन्सेप्ट समझना कि जो भी जोन कमजोर होता है, अभी मैंने आप लोगों को जोन नहीं पढ़ाए, ठीक है? अभी आगे चल के मैं बताऊंगी कि वाटर एलिमेंट में कौन से जोन आते हैं, एयर एलिमेंट में कौन से जोन आते हैं, फायर एलिमेंट में कौन से जोन आते हैं, अर्थ एलिमेंट में कौन से जोन आते हैं, स्काई एलिमेंट में कौन से जोन आते हैं। ठीक है, मान के चलो एयर एलिमेंट में जो भी जोन आते हैं, ठीक है, जैसे ईस्ट डायरेक्शन जो है एयर एलिमेंट में आती है। ठीक है, अब हमारी ईस्ट डायरेक्शन कमजोर है तो हम उसको बल देने के लिए क्या करेंगे? हम वाटर एलिमेंट को लेकर आएंगे। अब मैं कहती हूं कि वाटर एलिमेंट में नॉर्थ आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नॉर्थ के कलर का इस्तेमाल ईस्ट जोन में करेंगे ताकि हम ईस्ट को यानी एयर एलिमेंट को बल दे सके। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? अभी जोन पढ़ाऊंगी, जोन के कलर पढ़ाऊंगी, जोन के एलिमेंट पढ़ाऊंगी, जोन का टेस्ट बताऊंगी, सब कुछ करवाऊंगी। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि इसका इस्तेमाल कैसे और कहां होना है, उसके लिए मैं ये बात बता रही हूं कि सबसे पहले तो आपको जोन पता होने चाहिए, एलिमेंट्स पता होने चाहिए। जब एलिमेंट पता होगा तभी आपको जोन याद रहेंगे कि कौन से जोन किस एलिमेंट में आते हैं, और तभी आप समझ पाएंगे कि किस एलिमेंट का इस्तेमाल या किस कलर का इस्तेमाल किस जोन को बढ़ाने के लिए करना है। तो ये है साइकिल ऑफ क्रिएशन। इसे क्या कहेंगे हम? साइकिल ऑफ क्रिएशन। यानी किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए, किसी भी जोन को बल देने के लिए हम उसके एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कैसे चलता है? क्लॉकवाइज। साइकिल ऑफ क्रिएशन कैसे चलता है? क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसी को हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं साइकिल ऑफ कंट्रोलर। अब क्या कहेंगे हम? जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम क्या कहेंगे? साइकिल ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, अब ये हम कैसे करेंगे? अभी तक हम जो ये वाला चला रहे थे, ये हम ऐसे चला रहे थे इस डायरेक्शन में, अब हम ये चलाएंगे इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही यहां पर स्काई आएगा, यहां पर अर्थ आएगा, ठीक है, यहां पर फायर आ जाएगा और यहां पर एयर आ जाएगा। लेकिन अब साइकिल कैसे चलेगा? अब साइकिल ऐसे चलेगा, यानी कि कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब वाटर फिर स्काई, एंटी क्लॉकवाइज, फिर अर्थ। हाँ जी, वाटर से स्काई पे आ जाएंगे हम, एयर की तरफ ना जाए। अब ये कैसे चलेगा? अब ये चलेगा कि वाटर एलिमेंट किसको कंट्रोल करता है? स्काई एलिमेंट को। स्काई किसको कंट्रोल करता है? अर्थ को। अर्थ किसे कंट्रोल करता है? फायर को। और फायर किसे कंट्रोल करती है? एयर को। कैसे करता है? सेम वैसे ही एग्जांपल, अगर कहीं पर आग जल रही है
और हमने वहां पर मिट्टी डाल दी तो अग्नि शांत हो जाएगी, सिर्फ गरम गरम उसमें से तपश निकलेगी, राइट है ना। तो फायर कंट्रोल हो जाएगी। आपने देखा होगा कहीं आग लगती है तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है तो तुरंत अग्नि शांत हो जाती है, उसमें से सिर्फ गरम गरम तपश निकलती है, ठीक है, पर अग्नि पूरी तरह बुझती नहीं है। लेकिन यही अगर हम इसके ऊपर पानी डाल दें तो क्या हो जाता है, पानी भी वेपोरेट होने लग जाता है और अग्नि भी बिल्कुल शांत हो जाती है, राइट। लकड़ियां बिल्कुल गीली हो जाती हैं, एकदम ठंडी पड़ जाती है ना। लेकिन अगर हम मिट्टी डालते हैं तो वहां पर गर्माश रहती है ना, हल्की हल्की गर्माश रहती है, लेकिन अग्नि की जो अग्नि उज्जवल हो रही होती है वो शांत हो जाती है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, साइकिल ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। आप ठीक ऐसे ही हमने क्या किया था, हमने पेरेंट एलिमेंट को पढ़ा था, यानी जिस एलिमेंट ने जिसको क्रिएट किया था वो उसका पेरेंट एलिमेंट था, ठीक है। इसी तरह से अब जिस एलिमेंट ने जिसको कंट्रोल किया है वो उसका चाइल्ड एलिमेंट कहलाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। यानी कि हम कह रहे हैं कि स्काई एलिमेंट वाटर का पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है। अब वाटर क्या हो गया, स्काई एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट हो गया। क्लियर हुआ। इसी तरह से हम कह रहे हैं वाटर एयर एलिमेंट का पेरेंट है, तो एयर एलिमेंट वाटर का क्या हो गया, चाइल्ड एलिमेंट हो गया। इसी तरह से हम कह रहे हैं एयर एलिमेंट फायर का पेरेंट है, तो फायर क्या हुआ, एयर का चाइल्ड एलिमेंट हो गया। अब फायर जो है वो अर्थ का पेरेंट एलिमेंट है, तो अर्थ क्या हो गया, फायर का चाइल्ड एलिमेंट हो गया। इसी तरह से अर्थ अगर स्काई का पेरेंट एलिमेंट है तो स्काई अर्थ का चाइल्ड एलिमेंट हो गया, और स्काई अगर अगेन वाटर का पेरेंट एलिमेंट है तो वाटर स्काई का चाइल्ड एलिमेंट हो गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक मिनट में कुछ पूछना चाहती हूँ, जैसे हमने साइकिल ऑफ क्रिएशन करा, हमने पेरेंट वो पढ़ा, ठीक है ना, कि भाई जो ये पेरेंट है वाटर एयर का पेरेंट है, और इसमें हम जो साइकिल ऑफ कंट्रोलर है इस पे हम पढ़ रहे हैं कि जो एयर है वो वाटर का चाइल्ड हो गया, ठीक है। यस। तो हमने साइकिल ऑफ क्रिएशन में ये पढ़ा कि कोई भी जोन जब कमजोर होता है तो उसको हम पेरेंट एलिमेंट को बढ़ाते हैं या बूस्ट करते हैं। तो साइकिल ऑफ कंट्रोलर को हम कैसे यूज करते हैं फिर? बता रही हूँ अभी, वहां तक पहुंचने दो मुझको पहले इतने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो कहने का मतलब जब भी हम क्लॉकवाइज चलते हैं, आपको सिर्फ एक ही साइकिल को याद करना है, बाकी साइकिल आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। आपने सिर्फ साइकिल ऑफ क्रिएशन को याद करना है। क्या याद करना है कि वाटर हमेशा एयर को बनाता है, एयर हमेशा फायर को बनाता है, फायर हमेशा अर्थ को बनाता है, अर्थ हमेशा स्काई को बनाता है, ठीक है। तो ये वाटर ऑफ क्रिएशन है। अब इससे आपको क्लियर होगा कि हर एक के पीछे वाला एलिमेंट, यानी जो उसको बना रहा है वो उसका पेरेंट एलिमेंट हो गया, तो यानी आगे वाला एलिमेंट उसका चाइल्ड एलिमेंट हो गया। क्लियर है। अगर हम पेरेंट एलिमेंट का इस्तेमाल, यानी जो क्लॉकवाइज चलता है उसका इस्तेमाल अगर हम किसी चीज को बल देने के लिए करते हैं, यानी उसको बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इसका मतलब साइकिल ऑफ कंट्रोलर का इस्तेमाल हम उस एलिमेंट को यानी उस जोन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। चाइल्ड हमेशा पेरेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, और पेरेंट हमेशा चाइल्ड को बल देते हैं। तो इसलिए यहां पर पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट का इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यानी कि किसी भी जोन को बल देने के लिए हम उसके पेरेंट एलिमेंट को, यानी जो उसको बनाता है, उस एलिमेंट को लेकर आएंगे, और किसी भी जोन को जब कोई जोन एक्सटेंड होगा यानी बहुत बड़ा हुआ होगा या हमें किसी जोन की ऊर्जा बहुत ज्यादा दिखेगी, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम उसके चाइल्ड एलिमेंट को लेकर आएंगे। क्लियर हुआ। चाइल्ड एलिमेंट और पेरेंट एलिमेंट की थ्योरी क्लियर हो गई। हर एलिमेंट अपने से तीसरे एलिमेंट को खराब करता है, यानी कि वाटर हमेशा फायर को, तीसरे नंबर पे आ गया ना, वाटर के बाद दूसरे नंबर पे एयर आ गया और एयर के बाद फायर आ गया, ठीक है, ये थर्ड नंबर का एलिमेंट हो गया। इसी तरह से अगर मैं दूसरी साइड से भी काउंट करूंगी
तो अर्थ एलिमेंट भी इसके तीसरे नंबर पर आ गया। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूं, ठीक है, तो वाटर के तीसरे नंबर पे अर्थ आता है, और जब मैं क्लॉकवाइज चल रही हूं तो वाटर के तीसरे नंबर पे फायर आता है। ठीक है, इसे याद कैसे करना है? हर एलिमेंट का तीसरा एलिमेंट उसका दुश्मन है, उसे खत्म कर देता है। अब कैसे? पानी जब भी अर्थ के ऊपर गिरेगा, ठीक है, तो जैसे जब जरूरत से ज्यादा पानी आ जाता है तो अर्थ खराब होती है, यानी वहां पर कीचड़ हो जाता है, दलदल बन जाता है, तो अर्थ की स्टेबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, तो वाटर ने क्या किया? अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, अर्थ को खत्म कर दिया। इसी तरह से अगर आग कहीं जल रही है और उस पर पानी डाल दिया तो अग्नि पूरी बुझ गई, खत्म हो गई, यानी वाटर ने फायर को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्लियर? तो यानी अब वाटर का दुश्मन कौन हुआ? अर्थ और फायर हुआ। क्लियर? और वाटर किसका दुश्मन हो गया? अर्थ और फायर का। यानी जब भी वाटर अर्थ एलिमेंट के जोन में या फायर एलिमेंट के जोन में आएगा, वो उसको पूरी तरह खत्म कर देगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बट पानी तो आग के काम भी आता है। तो वही तो बता रही हूं ना कि अगर पानी अग्नि पे गिर गया तो अग्नि बुझ गई, तो अग्नि का अस्तित्व खत्म हो गया। हाँ जी। अगर मुझे कहीं अग्नि चाहिए, मुझे कहीं फायर चाहिए, आपके शरीर के अंदर अग्नि है ना, पेट के अंदर अग्नि है ना, आपके खाने को डाइजेस्ट करती है। आपने सुना होगा डॉक्टर हमेशा क्या कहते हैं? खाना खाने के आधे घंटे तक पानी मत पीना, आधे घंटे बाद पीना, ऐसा बोलते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? जैसे ही हम खाना खाते हैं, जठर अग्नि बुझ जाती है, हमारे अंदर ऊर्जा जनरेट होती है। ठीक है, अब अगर हमने तुरंत पानी का गिलास पी लिया तो क्या होगा? वो अग्नि जो बन रही थी वो बुझ जाएगी, शांत, खाना ठीक से पचेगा नहीं। जब खाना नहीं पचेगा तो ऊर्जा शरीर में पूरी तरह से नहीं पहुंचेगी, राइट? वो सारा, उसके पोषक तत्व नहीं निकलेंगे, वो डिस्पोजल हो जाएगी, है ना? तो यानी कि वाटर क्या करता है? अग्नि को खराब कर देता है, क्योंकि खाना पचाने के लिए अग्नि चाहिए ना। हमारे पेट की अग्नि है ना, जो खाने को जलाती है ना, उसे लिक्विड खिचड़ी फॉर्म में बनाती है, फिर वहां से लिक्विड फॉर्म में बनाती है, पोषक तत्व सारे ब्लड से सप्लाई होते हैं और जो वेस्ट आइटम है वो बाहर निकल जाता है। यही प्रोसेस है। तो हमारे शरीर में भी ये 5 तत्व हैं। वाटर है ना हमारी बॉडी में, साइंस में हम पढ़ते हैं ना कि हमारी बॉडी में 75% वाटर है ना, 25% बाकी की चीजें हैं, राइट? तो अगर पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे माउथ में अल्सर हो जाते हैं, हमारे पेट में अगर गर्मी ज्यादा होगी, यानी फायर एलिमेंट ज्यादा हो गया, तो हमारे माउथ में अल्सर आ जाते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? आपके फायर मतलब अग्नि ज्यादा हो रही है ना, पेट गर्म हो गया आपका, ऐसे ही कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में वो। तो पेट गर्म हो गया का मतलब क्या हो गया? अग्नि तत्व ज्यादा हो गया, है ना? हमारे पेट गर्म ज्यादा हो गया, अग्नि तत्व ज्यादा हो गया, तो वो भी नुकसान देता है, राइट? और इसी तरह से पानी की अगर कमी हो रही है, वाटर एलिमेंट कम हो गया तो भी नुकसान देता है। ठीक है, अब एयर एलिमेंट यानी हम जो सांस लेते हैं, जो छोड़ते हैं, है ना, जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रही है, एयर एलिमेंट में आ गया। अगर आपको एयर बैलेंस ना मिले, यानी आपकी बॉडी ठीक से सांस ना ले, जैसे एक स्लीप अपीनिया करके एक बीमारी आती है जिसमें आप स्नोरिंग बहुत होती है ना, खराटे आप बहुत लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाती है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो माउथ है वो अपने आप ओपन हो जाता है और स्नोरिंग होने लगती है, क्योंकि माउथ से एयर अंदर जाती है और बाहर आती है, क्योंकि नोज में ब्लॉकेज हो जाती है, राइट? तो अगर एयर एलिमेंट का भी शरीर में अच्छे से प्रवाह नहीं हो रहा है तो भी हमारी लाइफ खतरे में आ जाती है। ठीक है ना? तो ये जो हमारी ये जो बॉडी है, इसको आप अर्थ एलिमेंट मान लीजिए, हार्ड मास जो हो गया ये, है ना? अगर मेरी स्किन कहीं से बर्न हो जाएगी या मेरी बॉडी में ये मास की कमी है, सिर्फ कंकाल ये सब दिख रहा है, तो भी मुझे प्रॉब्लम है ना? क्योंकि ये स्किन क्या करती है? हमारे अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। तो हर एक एलिमेंट हमारी बॉडी में बैलेंस्ड होना चाहिए। बोलते हैं ना वात कफ पित्त ये बढ़ गया है ना, कोई एक एलिमेंट बढ़ जाता है तो उस तरह की बीमारी हो जाती है, दूसरे एलिमेंट से उसको कंट्रोल किया जाता है। ऐसे ही करते हैं ना बॉडी के साथ। ठीक ऐसे ही हमारे घर में भी जब ये एनर्जी होती है तो बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी फायर एलिमेंट, अब हमें फायर एलिमेंट भी तो चाहिए ना घर में, क्यों चाहिए? फायर एलिमेंट क्या करता है? हम जो भी काम करने की हमारे पास एनर्जी है,
जो ऊर्जा हमारे घर में आती है, ठीक है, वो फायर एलिमेंट से आती है। हमारे घर में जो पैसा कमाने की हमारे अंदर जो इच्छा जागती है, अगर कई लोग बोलते हैं ना बहुत आलस लग रही है, पता नहीं यार एनर्जी नहीं लग रही है, घर में काम करने का मन ही नहीं कर रहा, तो इट मीन्स हम यहीं से समझ जाते हैं कि उनके घर में फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो चुका है। अभी आगे चल के मैं बताऊंगी कि फायर एलिमेंट के जोन कौन से होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि साउथ ईस्ट जो जोन होता है, यानी अग्निकोण जिसे हम बोलते हैं, वहां पर फायर एलिमेंट होता है, ठीक है। तो वहां पर अगर वो एलिमेंट अगर आपका खराब हो गया, वो जोन डिस्टर्ब हो गया, तो इसका मतलब घर में फायर एलिमेंट बिल्कुल नहीं बची। तो अगर फायर एलिमेंट नहीं बची तो यानी कि आपके अंदर कमाने की एनर्जी नहीं रहेगी, आप आलसी रहेंगे, कोई काम करने की ऊर्जा नहीं रहेगी, तो जोन डिस्टर्ब हो गया, तो फायर बुझ गई। अब ये बुझेगी कैसे, कैसे पता चलेगा कि इनके घर में फायर एलिमेंट डिस्टर्ब कैसे हो गया? इसका मतलब आइदर या तो वहां पे वाटर एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट आया होगा। क्लियर? वाटर एलिमेंट इन द सेंस, अगर मैं कह रही हूं साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे हमारे अग्नि होती है और वहां पर अगर मैं वाटर की एक्टिविटी करने लग गई, यानी वहां पर मैंने नहाने के लिए वॉशरूम बना दिया, या यहाँ पे कोई नलका लगा जिसमें से डेली पानी की एक्टिविटी हो रही है, वहां पे वॉशिंग मशीन रख दी है ना, यानी कि मेरा फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया, घर का फायर बुझ गई क्योंकि पानी आ गया। तो यानी हमें पता कैसे चलेगा कि फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया है? यानी मुझे आलस आ रही है, मेरे को कोई काम करने का मन नहीं है, मुझे कमाने की इच्छा नहीं है, मैं सुबह लेट उठ के ऑफिस जाता हूँ, है ना, लेट आता हूँ, तो इस वजह से कमा नहीं पा रहा हूँ। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है फायर एलिमेंट के डिस्टर्ब होने से आएगी। अब मैंने बताया कि फायर एलिमेंट का दुश्मन कौन है? वाटर एलिमेंट है ना। तो इसका मतलब वहां पर पानी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हुई होगी, तभी वो डिस्टर्ब हो गया। क्लियर? तो यानी हमें यहीं से पता चल जाएगा कि यानी आप पानी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां पर उसे बंद कर दीजिए। जैसे आप वाटर वहां से हटाएंगे तो फायर वापस एक्टिव हो जाएगी। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्यों समझा रही हूं? तो हर एक एलिमेंट अपने तीसरे एलिमेंट का दुश्मन है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं स्काई एलिमेंट को लूंगी, ठीक है, तो स्काई एलिमेंट का भी तीसरा एलिमेंट कौन सा हो गया? फायर एलिमेंट हो गया, ठीक है। और दूसरी साइड से अगर मैं लेकर जाऊं तो तीसरे नंबर का एलिमेंट कौन सा हो गया? एयर एलिमेंट हो गया। क्लियर? फायर हो रही है। तो यानी अब फायर के दो दुश्मन हो गए। कौन कौन हो गए? एक तो वाटर हो गया और दूसरा स्काई एलिमेंट हो गया। क्लियर? फायर के दो दुश्मन हो गए ना, एक दुश्मन तो वाटर हो गया उसका और दूसरा दुश्मन स्काई हो गया। यानी अगर स्काई एलिमेंट के कलर्स हमारे फायर जोन में आ गए या एलिमेंट आ गया, और वाटर जोन के कलर या एलिमेंट अगर हमारे फायर जोन में आ गए, तो हमारे घर की फायर या अग्नि तत्व खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? यानी हर एलिमेंट अपने से तीसरे एलिमेंट का दुश्मन है, ठीक है, वो उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यही क्या करना है हमें, यही कमी है। यानी कि अगर हमें उस जोन में उसके दुश्मन दिखाई दे गए, यानी हमें समझ में आ गया कि ये जोन खराब हो गया, तो हमें क्या करना है, उसके दुश्मन को वहां से हटाना है, उस जोन को ठीक करने के लिए। आप लोग इसे अच्छे से रट कर आना, एक ही तरह से याद करना। वाटर को ही हमेशा ऊपर रखना। क्यों ऊपर रखना ये भी मैं आगे बताऊंगी कि वाटर के अंदर जो जोन आते हैं ना, जैसे नॉर्थ जोन आता है, ठीक है, और नॉर्थ अर्थ में हमेशा ऊपर पाया जाता है। जब मैं आपको गूगल अर्थ प्रो से सिखाऊंगी ना, तो आप जब भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो आप अगर वाटर जोन को हमेशा ऊपर रखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, ठीक है। तो हमेशा वाटर, वाटर के बाद एयर, एयर के बाद फायर, फायर के बाद अर्थ, अर्थ के बाद स्काई। इस एक चार्ट को अपनी कॉपी में ड्रॉ करना, इसको याद कर लेना। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि जब ये क्लॉकवाइज चला तो ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है, पेरेंट एलिमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये वीक कर रहा है, चाइल्ड एलिमेंट है, और वो जब भी अपने तीसरे के साथ जाकर मिल रहा है तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। चलो तो फिर आज क्लास को यहीं विराम दिया जाए। आज तो बहुत हो गया। ठीक है, हर हर महादेव।